हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सिलेबस फिर से। तो सबसे पहला चैप्टर इस चैप्टर द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर जो है, इसका मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट पहले भी अपलोड किया था, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ अपलोड, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसका तो पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब पोइट्री सेक्शन का हम लोग चैप्टर 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोइट्री सेक्शन का ये चैप्टर 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। इनका जीवन काल जो रहा है 1572 से लेके 1631 तक, यानी 1572 से लेके 1631 तक इनका जीवन काल रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो कैसे पोइट थे, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, या तो ऑप्शन में अगर आता है तो लिखना पड़ेगा ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि बॉर्न इन लंदन इनटू प्रॉस्पेरस कैथोलिक फैमिली। तो उनका जन्म लंदन में हुआ था और एक समृद्ध रोमन परिवार में हुआ था। मतलब कोई वो गरीब बैकग्राउंड से, यानी लोअर क्लास बैकग्राउंड से वो नहीं थे। उनका परिवार जो था बहुत ही समृद्ध था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वाइफ नेम। उनकी जो वाइफ का नाम था एनी मोर था, और इन्हीं के लिए ये जो पोएम हम पढ़ेंगे आगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे ये एनी मोर को ही डेडिकेट किया गया है, उनके लिए ही उन्होंने लिखा है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री ड्यू टू हिज रिलीजन। तो उनको फोर्स किया गया था जब वो अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उनको फोर्स किया गया कि वो, मतलब इतना परेशान उनको किया गया कि वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ के चले जाएं। तो वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे वो लोग। तो उन्होंने बीच में ही डिग्री अपना छोड़ करके, उनका पढ़ाई बीच में छोड़ करके वो चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एग्जिट कर दिए वो। और वो कारण क्या था? रिलीजन के वजह से उन्हें निकाला गया था कॉलेज से। वो जो उनका रिलीजन था, यानी रोमन कैथोलिक फैमिली जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो उनका रिलीजन था उसी रिलीजन के वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, ड्यू टू हिज रिलीजन। अगला है सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। इसका मतलब ये है कि उनको जेल भी भेजा गया था, और जेल जाने का कारण क्या था कि उन्होंने संरक्षक, यानी कि जैसे अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो जो मालिक होता है घर का, उसे हम लोग बोलते हैं पैट्रॉन्स। तो पैट्रॉन्स की जो भतीजी थी यानी नीस, उनके साथ वो शादी कर लिए थे, यानी कि अपने पैट्रॉन के नीस के साथ वो शादी कर लिए थे, और सेक्रेट तरीके से, जिनके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1615 एट 42, यानी 1615 के टाइम में जब वो 42 ईयर्स के थे, तो उन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया इन द एंग्लिकन चर्च में, और सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। मतलब एंग्लिकन चर्च में उन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट करके, जब वो 42 ईयर्स के थे, यानी कि वो टाइम क्या था, 1615 का टाइम था, और 42 ईयर्स के जब वो थे तो एंग्लिकन चर्च में उन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया, और वो ग्रेटेस्ट प्रीचर बन गए अपने समय के। यानी कि प्रीचर का मतलब होता है जैसे धर्म प्रचारक होता है, वैसे ही प्रीचर उनको बोला जाता है। तो वो अपने समय के सबसे बड़े धर्म प्रचारक बन गए थे 42 के एज में, याद रखिएगा। और वो टाइम 1615 था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलेजीज एंड सरमन्स। तो वो 3 तरह के अपने काम के लिए जाने जाते थे। वो जो पोएम वगैरह लिखते थे अपने, वो मेटाफिजिकल पोइट तो थे ही, और वो जैसे लिखते थे उनका 3 काम था जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। वो क्या था? सबसे पहला था सॉन्ग एंड सोनेट्स, अगला सैटायर एंड एलेजीज, उसके बाद सरमन्स। ये 3 तरह के कामों के लिए, वो 3 तरह के लेखन के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज। इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या तो आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोएम। तो पोएम हम लोग बुक से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझने का है। तो इसमें नोट्स लिखवाने लायक कुछ है नहीं। बाद में मैं नोट्स दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो ज़रूरी पॉइंट्स होंगे। अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस पोएम का मैं थीम आपको समझा देता हूँ। तो पोएम ये जो है जॉन डन ने लिखा है अपनी वाइफ के लिए। ठीक
ठीक है, अपनी वाइफ के लिए लिखा है। वो कहीं जा रहे हैं अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी काम के वजह से, और उसी के बीच जो दोनों के बीच अलग होने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी भाव पे वो पोएम यानी कि पोएट ने इस पे कुछ लिखा है और उसी से रिलेटेड ये पोएम है। तो पोएट कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। तो वो बोलते हैं मेरा जाने का कोई एक ये कारण नहीं है कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ या मैं तुमसे थक चुका हूँ तुम्हारे साथ रह करके, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं जो जा रहा हूँ वो कोई कारण है जाने का, और ये भी मत समझना कि मैं जा रहा हूँ किसी और के वजह से, यानी कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ और तुमसे बेहतर की तलाश में मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत समझना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। उसके बाद लिखा गया है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फैन डेट टू डाई। तो वो बोलते हैं कि एक दिन तो हमें अलग होना ही पड़ेगा, चाहे वो मृत्यु के कारण हो, डेथ के कारण हो, ऐसा वो बोल रहा है कि मृत्यु के कारण हमें तो एक दिन अलग होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उसका प्रैक्टिस अभी ही हम लोग कर लें, जो मैं अपने काम से जा रहा हूँ, इस काम के साथ साथ ये अलग होने का भी प्रैक्टिस हम लोग साथ में कर लेते हैं, ताकि अगर पहले से प्रैक्टिस रहेगा अलग होने का कि अलग होने पर इतना दुख होता है, अगर उसका फील पहले से ही रहेगा तो बाद में उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। उसके बाद बोलते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टुडे, ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन fear not me but believe that I shall make speeder journey since I take more wings and spurs than he। तो वो बोलते हैं अपना जो अलग होने का जो अपने आप को वो कंपेयर करते हैं सन से, यानी कि पिछले रात जो है सन भी चला गया था, अपने जगह से वो चला गया था, डूबा था, यानी कि डूबा था ताकि वो फिर कल सुबह आ सके। तो और सूरज के पास तो वापस आने का कोई कारण भी नहीं है, उसके पास कोई कारण भी नहीं है उसके पास आने का। जैसा मेरे पास कारण है कि मैं तुमसे वापस मिलने आऊँगा, मेरे पास कारण है, तुम हो मेरी कारण कि मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा तुम्हारे पास मिलने के लिए। लेकिन सूरज के पास तो वैसा कोई कारण नहीं है, फिर भी वो अपने समय से गया और समय से वापस आ जाएगा। तो मेरे पास तो एक कारण है आने का, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, इसीलिए तुम्हें घबराना नहीं है, मैं वापस आऊँगा। वो बोल रहे हैं सूरज के पास तो उत्साह नहीं है और उमंग भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, इसीलिए मैं वापस लौट के आऊँगा। तुम्हें इंतज़ार करना है और ज़्यादा दुखी नहीं होना है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर नॉर लॉस्ट अ आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। तो वो बोलते हैं कि इंसान जो है कितना कमज़ोर है, इंसान कितना कमज़ोर चीज़ है, यानी कि इंसान का कितना भी अच्छा समय चल रहा हो उसके लाइफ में, उसका कितना भी अच्छा समय चल रहा हो, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि अगर उसका समय अच्छा चल रहा है, अगर वो चाहे कि 1 घंटे इसमें और ऐड कर लूँ हम, मतलब इसमें मैं 1 घंटे और ऐड कर लूँ ताकि मेरा समय अगला जो घंटा आएगा उसमें, अगला जो आवर है उसमें भी मेरा समय अच्छा चले, ऐसा वो नहीं कर सकता है। मतलब अपने अच्छे समय को 1 घंटे के लिए वो बढ़ा नहीं सकता, इंसान इतना कमज़ोर है। और ना ही वो पिछले बीते हुए घंटे को, यानी पिछले बीते हुए समय को वो वापस ला भी नहीं सकता है। अगर वो उसका पिछला बीता हुआ समय अच्छा है, अगर वो चाहे कि मैं फिर से वो समय ला दूं, तो वो नहीं ला सकता है। तो इंसान इतना कमज़ोर है, उसके बस में नहीं है वो ये चीज़ करना। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ्स अस टू एडवांस। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब अच्छा समय होता है उसे तो हम लोग ला नहीं सकते वापस, हम लोग इतना कमज़ोर हैं। तो और हम लोग जब दुख में फंसते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेवजह उसे बढ़ाते हैं। दुख में जब फंसते हैं बेवजह और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा टेंशन लेते हैं ताकि वो दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है उसके वजह से। तो जिस तरह हम अच्छे समय को वापस नहीं ला सकते हैं, उसी तरह बुरे समय पे भी हमें अपना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि बुरा समय जैसे अच्छा समय बीत गया, वैसे बुरा समय भी एक समय के बाद बीत जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ पैराग्राफ बचे हैं, 3 या 4 पैराग्राफ बचे हैं, इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक आप इतने रिवाइज़ कर लो, इतना देख लो बुक में जाके, और एक एक लाइन समझने का कोशिश करो। जैसे मैंने समझाया वो अपने आप समझने का कोशिश करो, तभी आपके दिमाग में वो ज़्यादा लोड हो पाएगा अच्छे से, और अपने से जब समझोगे तो उसका आंसर भी आप खुद से कर पाओगे। सो अब हम लोग समझेंगे बाकी के बचे हुए पार्ट को बुक के थ्रू। तो बाकी के बचे हुए पार्ट जो हैं उसमें है, व्हेन दो साइज नॉट वाइंड बट साइज माई सूल अवे। तो इसमें बोला गया है कि जब तुम आहें भरते हो, यानी कि जॉन डन बोल रहे हैं अपनी वाइफ को, जब तुम आहें भरते हो
अलग होने के दुख में जब तुम आए भरते हो तो सिर्फ आए नहीं भर रहे होते हो, उस टाइम तुम्हारे मुंह से बस सांस नहीं निकल रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो मेरा सूल यानी कि मेरी जो आत्मा है उसको मुझसे तुम अलग कर रहे हो। उसके वजह से, तुम्हारी दुखी होने की वजह से मुझे भी इतना दुख होता है कि मुझे लगता है कि मेरे सूल को मुझसे अलग किया जा रहा है। When thou wept unkindly, kind my life blood dot decay it cannot be। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में जो खून है वो एक तरह से जम गए हो, मतलब अपने दुख को वो जाहिर कर रहे हैं इन लाइन्स के थ्रू। That thou loves me and thou sayest if in thine my life thou west, thou art the best of me, let not that divining hurt for things any ill। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपने जो कोमल हृदय है तुम्हारा, जो पवित्र हृदय है, पवित्र दिल है जो तुम्हारा, उसमें कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं लाने के लिए। वो कवि बोल रहे हैं, यानी कि पोइट बोल रहे हैं अपने वाइफ को कि ऐसा वैसा कोई चीज़, ऐसे गलत चीज़ कोई दिमाग में नहीं लाने के लिए, दिल में नहीं लाने के लिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। मतलब डर को कभी कभी क्या करता है, डेस्टिनी यानी कि हमारा जो भाग्य है, कभी कभी डर को हमारे सच में बदल देता है। इसीलिए दिल में कभी बुरा चीज़ नहीं लाना है, बुरा चीज़ सोच के नहीं रखना है, नहीं तो वो कभी कभी डर को क्या करता है, सच में बदल देता है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्नड असाइड टू स्लीप। तो तुम्हें ऐसा कोई बुरा चीज़ नहीं सोचना है और तुम्हें ऐसा सोच के रखना है कि हम लोग अलग नहीं हैं, बस एक ही साथ एक ही बेड पे सोए हुए हैं और बस फेस दोनों का अलग साइड है, मतलब फेस दोनों एक दूसरे के उल्टा साइड करके सोए हुए हैं, बस अपने ही पास हैं, दोनों साथ में ही है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेड बी। तो जो एक दूसरे के लिए, यानी कि जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो कभी ऐसा बोल रहे हैं, इस जॉन डन बोल रहे हैं इस पोएम में ऐसा। तो यही पोएम था, इतना ही एक्सप्लेनेशन था, ख़त्म हो गया। ठीक है। और अगर समरी बात करूं, इस चैप्टर का समरी में अगर बात करूं तो एक जॉन डन है जिनका जन्म 1572 में हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक 42 ईयर्स के एज में ये एंग्लिकन चर्च के क्या बन गए थे, प्रीचर बन गए थे। ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था एनी मोर। दूसरा बात यहाँ पे मिट चुका है। दूसरा बात ये है कि ये पोएम जो है, ये पोएम टोटल 40 लाइन्स का है और 5 ऑक्टेव्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक ऑक्टेव में होता है 8 लाइन। ठीक है। तो वैसे अगर 40 लाइन को देखा जाए तो 5 ऑक्टेव्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। उसके बाद इस पोएम में पोएट अपने प्रेमिका से दूर जाने को, इसमें अपने दुख को इस पोएम में बयां करते हैं। ठीक है। और उसको बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दुखी होने का ज़रूरत नहीं है, और अपने अलग होने को सूरज से कंपेयर करते हैं, यानी कि सूरज जैसा कि एक शाम को चला जाता है और अगले सुबह वापस आता है, वैसे ही मैं जा रहा हूँ किसी कारण की वजह से और मैं अगले सुबह फिर से वापस आऊँगा। ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं पोएट, यानी कि जॉन डन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? एनी मोर को, यानी अपने वाइफ को। तो उसके बाद बोलते हैं, और तुम ज़्यादा मत सोचो, बुरा मत सोचो कि मैं किसी दूसरे कारण से जा रहा हूँ, तुमसे कोई बेहतर की तलाश में जा रहा हूँ। तुम्हें बस इतना सोचना है कि हम दोनों साथ में ही हैं, एक ही जगह पे हैं, बस एक दूसरे के अपोजिट साइड फेस करके सोए हुए हैं। और इतना याद रखना कि जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो इस पोएम में बस इतना ही था, यही इसका एक्सप्लेनेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अगला चैप्टर, यानी कि सेकेंड चैप्टर। ये तो पोइट्री सेक्शन का था, अप्रोच सेक्शन का यानी स्टोरी वाला जो पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम लोग चलेंगे, एक चैप्टर स्टोरी का करेंगे, दूसरा चैप्टर पोएम का, फिर स्टोरी का, फिर पोएम का, ऐसे करके पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब सारे ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नोट्स पे हम लोग बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। थैंक यू।